नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आइए हम बात करने चाहते हैं कि SC/ST का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो पंजाब से संबंधित है और पूरे देश में SC/ST के लोगों को प्रभावित कर सकता है। पूरा मामला क्या है हम जानना चाहेंगे हरिकेश्वर राम जी से। तो सर, हमारे दर्शकों को बताया जाए कि जो 7 बेंचों की जो मामला चल रहा है 7 बेंचों में सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पंजाब से संबंधित पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताया जाए सर। देखिए, स्थिति ये है कि पंजाब और हरियाणा जी दोनों सरकार जो है ये शेड्यूल कास्ट के अंदर जी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का कोटा जी निर्धारित कर मान लीजिए कि उन्होंने वहाँ पर एक्ट बनाया, कानून बनाया। लेकिन वो बार बार हाई कोर्ट द्वारा, कंसर्निंग जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा रद्द कर दिया जा रहा है। जी बार बार जब भी जाता है तो रद्द कर देता है कि नहीं, ये आपका संवैधानिक नहीं है। जी और उसका जो आधार बनाता है जी आखिर रद्द होने का कारण बार बार क्यों है, तो रद्द इस आधार पर हो रहा है कि इभी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। जी इभी चिनैया आंध्र प्रदेश का मामला है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था क्या कि 2000 में SC/ST को 4 भागों में बांट दिया था। जी शेड्यूल कास्ट को मतलब ये हो गया कि ये ABCD जी 4 ग्रेड में बांट दिया था, जी 4 ग्रुप में, और चारों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन का पैमाना भी निर्धारित कर दिया था। जी ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था जी कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास है जी जिसका उपवर्गीकरण या वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर शेड्यूल कास्ट के भीतर अगर किसी को आप आरक्षण अलग से आप देते हैं जी तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, और इस आधार पर आप नहीं कर सकते। जी तो उसी का आधार बनाकर हाँ, मतलब हरियाणा मान लें कि जो है वहाँ पर, और पंजाब का मामलों का जी जो रिजर्वेशन में जो कटौती हो रही है, जो शेड्यूल कास्ट में बंटवारा करके वर्गीकरण हो रहा है, उसका बार बार हाई कोर्ट उसको खारिज कर दे रहा है। जी जी वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, एक और मामला है कि 9 जज बेंच, ये तो 7 जज बेंच में है जी कि 9 जज बेंच का फैसला है। जी ये जो इंदिरा साहनी मामले में, जी आपको ज्ञात होगा कि इंदिरा साहनी मामला जो बैकवर्ड के लिए था, OBC के लिए था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 9 जज का बेंच का फैसला आया तो OBC में क्रीमी लेयर लगाया था। जी बिल्कुल। क्रीमी लेयर OBC में उसी का आधार पर लग रहा है। जी जब शेड्यूल कास्ट का मैटर उसमें आया तो 9 जज बेंच ने स्पष्ट कर दिया जी कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू SC and ST। जी मतलब कहा कि SC/ST के लिए ये उस पर लागू नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि जो हायर बेंच जो है 9 जज बेंच का फैसला है कि आप शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी स्टेट जो है बार बार दबाव बना रहा है, बार बार दबाव बना रहा है कि आप वहाँ वर्गीकरण करने का हमको आदेश आप दीजिए। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सवाल उठता है कि पहले 5 जज बेंच में था, जी तो 5 जज बेंच में जो था ये मामला उठा था, तो उसमें सवाल ये उठा था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी पावर नहीं है, संविधान अलाउ नहीं करता है। जी क्योंकि संविधान में शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 341 में और 342 में व्यवस्था है, उसमें वर्गीकरण का कहीं कोई प्रावधान है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। संविधान में क्या प्रावधान है? सभी को समानता। नहीं, संविधान में ये प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट की सूची से किसी को हटाया जा सकता है या उस सूची में किसी को शामिल किया जा सकता है, यही प्रावधान है। मतलब किसी को मतलब वर्गीकरण करने का कोई मान नहीं, उसमें है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल। वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, सब क्लासिफिकेशन का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान किसका है? तो उसके सूची को
मान लीजिए कि दुरुस्त करने का है, उस सूची से अगर गलती से कोई शेड्यूल कास्ट में शामिल हो गया हो हाँ। तो उसको आप हटा सकते हैं, या गलती से कोई छूट गया हो, मान लीजिए किसी का रिपोर्ट नहीं आया, हाँ। आप मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रहने की योग्यता रखता है, अगर मालिक प्रूफ देता है तो उसको शामिल कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान है, और उसके लिए भी स्टेट नहीं है, केंद्र में नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि संविधान में वर्गीकरण का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। उसी आधार पर नाई जज बेंच ने भी कहा, उसी आधार पर मान लीजिए ईवी चिरैया मामले में भी कहा। लेकिन अब यहाँ मामले के मामला चल रहा है, तो उसी पर बहस चल रही है कि भाई इनके अंदर मतलब वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल पैदा कहाँ से हुआ? तो मूल चीज आपको बता दें कि ये सवाल पैदा हुआ आरएसएस के द्वारा। वो कैसे सर? आरएसएस की जहां सरकार थी, जिसे आंध्र प्रदेश में भी आरएसएस मान ले के साथ इनका बीजेपी से तालमेल था चंद्रबाबू नायडू का, तो वो उन्होंने किया था जो मान ली कि विचरिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। उसी तरह हरियाणा और पंजाब में जब इनकी सरकार थी तो इन लोगों ने मान ली किया था। बिहार में भी जब नीतीश और बीजेपी मिलकर कर रहे थे तो हंतरित मान लिया किया था। तो इसके पीछे वजह क्या है कि शेड्यूल कास्ट के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जी बिल्कुल, एक तो बहुत कम लोग निकले हैं मेहनत से, जो आगे बढ़े हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वही आरएसएस की नीतियों का सबसे ज्यादा कट्टर विरोधी है। हाँ बिल्कुल। जैसे बामसेफ वगैरह चला, बामसेफ मान चला, बामसेफ के बाद और भी हुआ, तो सबसे ज्यादा विरोध यही लोग करते हैं, मतलब इतने रूप से क्या कहते हैं उसको, सैद्धांतिक रूप से। जी बिल्कुल। तो आरएसएस को लगता है कि ये जो आगे बढ़ गए हैं लोग, यही लोग मेरा विरोध करते हैं, तो ऐसा ही लोग हम उपाय कर दें कि इनको छांट के और जो छूट गए उनको हम आगे करके उनको इनके खिलाफ भड़का के हम मान लो ऐसा कर देंगे ताकि मेरे खिलाफ जो हवा चल रही है, मेरे खिलाफ लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो वो खत्म हो जाए, और मान लीजिए नीचे वाला को तो मिलेगा नहीं, जो उसके योग्य रहेगा वही न लेगा। ठीक है, तो ये मान लें कि मूल मैटर यही जो केंद्र सरकार है सर, उसकी उसमें इसमें क्या रोल है? क्या किस तरह केंद्र सरकार SC/ST के बारे में सोचती है? सोचती नहीं है, क्योंकि पार्टी है जी, क्योंकि केंद्र सरकार को ही उसमें पार्टी बनाया गया होगा। तो केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखने को मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा कि इस मुद्दे पर आपका क्या पक्ष है। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये हाई जो केंद्र सरकार है वो तो चूंकि आरएसएस का बी टीम है, तो कहती है कि नहीं होना चाहिए। ये इशू है, वही मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस का बी टीम है, इसलिए कहता है कि वो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई क्यों होना चाहिए? ठीक है, तो ये लोग कहता है कि मैं कहीं एक्सक्लूड कर दीजिए जो आगे बढ़े हैं। बहुत तरह के इसमें चर्चा में आया है कि जो मान लें कि विधानसभा है चाहे लोकसभा है, या और जो 2 बार से 3 बार जो जीत के आया है जिस परिवार के लोग, उन परिवार को आरक्षण से मना कर दिया। ठीक है, इस शेड्यूल कास्ट के लिए क्यों भी अगर यही करना है तो तुम कर दो जनरल में कि जो भी तीसरा पोस्ट है, जो भारतीय राजनीति में जो MP MLA बन चुका है उन पर बंद कर दो। फिर सिर्फ शेड्यूल कास्ट को रोकने का क्या मतलब है? उनको भी रोको, जनरल कैटेगरी साहब को दो, तुम नहीं आएगा तो ऐसा कर सकते हो क्या? करने का राइट ही नहीं है। तो सिर्फ रिजर्वेशन का मान लीजिए कि बहाना बना के ये चाहते हो कि शेड्यूल कास्ट को तबाह करना, ये मुश्किल है। तीसरा चीज एक और मैं आपको बता रहा हूं, वर्गीकरण क्यों होना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि भाई कोई जज का बेटा है, कोई चीफ इंजीनियर का बेटा है, कोई IAS का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है। ठीक है, मजदूर का बेटा है तो दोनों में कंपटीशन कैसे होगा? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्वाभाविक है कि लगेगा नहीं, ये तो बात ठीक है, लोग को अच्छा कह रहे हैं कि भाई जो आगे बढ़ गया तो नीचे वाले लोगों को आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि जो चीफ सेक्रेटरी बना है चाहे जज बना है, मालिक ऊपर पद पर गया उसका अलग बेटा, तो जज पर एक पे एक जज नहीं ना बन गया वो, नहीं। ठीक है, उसके माँ बाप भी तो मजदूर थे। शेड्यूल कास्ट के पास था क्या? संविधान लागू होने तक सभी शेड्यूल कास्ट के लोग
जिनका लिस्ट में नाम है, सभी शेड्यूल कास्ट के लोग समान परिस्थिति जनता के शिकार थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक समान, मतलब सभी को अनटचेबल्स माना गया था जी। और सभी लोग उसी तरह से थे, पिछड़े हुए थे, ठीक है, अनटचेबिलिटी का रहा। तो ऐसा नहीं था कि आज जो चीफ सेक्रेटरी बन गया उसके परिवार के साथ अनटचेबिलिटी कम था, अच्छा जज है उसके साथ अनटचेबिलिटी ज़्यादा था, है चाहे मजदूर है उसको ज़्यादा था, और जो आगे बढ़ेगा उसको नहीं था। जो अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार था जिसके कारण समाज पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए दोषी व्यवस्था था, आगे तो दूसरे। तो एक समान परिस्थिति जनता के शिकार, आप अस्पृश्यता का शिकार सभी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना। सर एक सवाल, एक मिनट। हाँ। और जब अधिकार मिला संविधान में, हाँ। तो सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक समान अधिकार मिला जी। तो आप परिस्थिति जनता के एक साथ शिकार रहे, एक साथ अधिकार मिला। अगर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया, पढ़ लिख कर त्याग करके कोई बाल बच्चा को पढ़ा दिया और कोई नहीं पढ़ाया, तो उसके लिए जो व्यक्तिगत दोषी है, व्यवस्था दोषी है नहीं, व्यक्तिगत। तो जब व्यक्तिगत दोषी है, व्यक्ति दोषी है, तो व्यक्ति उसका भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जहाँ समाज दोषी है, जहाँ व्यवस्था दोषी है, तब ना व्यवस्था में परिवर्तन की बात है। यहाँ तो व्यवस्था परिवर्तन करने का बात ही नहीं है। ये मामला सर इसलिए उठाया जाता है कि जो कि SC ST में जो लोग आगे बढ़ गए, किसी न किसी उन पे बाउंड लगाया जाए, ब्रेक किया जाए, और जो हक जो उन लोग को मिलना चाहिए, नीचे वालों को, उसको भी नहीं मिल जाए, मतलब आगे भी नहीं और पीछे भी। लेकिन देखिए जो योग्य है लेगा तो वही, और जो पढ़ा ही नहीं तो लेगा ही नहीं, तो खाली नाम के लिए रहेगा। जैसे शुरू में क्या हुआ, शुरू में आपको बता रहे हैं 95 तक आपका रिजर्वेशन रहा, लेकिन उसमें कोई आता नहीं था, बिल्कुल आपका खाली रह जाता था। और जब आना शुरू हुआ तब कह रहा कब आने नहीं देंगे। तो मूल बात यहाँ ये है, अरे जो उसी में आज आप देख रहे हैं ना, जैसे मान लो हम सुपरिटेंडेंट हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कि हमारे पिताजी पुलिस में थे, हमारे दादा मान लीजिए कि मजदूर थे, हैं, तो हमारे पिताजी से हम यहाँ आगे बढ़े, ठीक है, और हम सुपरिटेंडिंग है, तो मेरा बेटा अगर मान लीजिए कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन गया, तो ऐसा भी मान लीजिए कोई मजदूर का बेटा भी सीनियर डिप्टी कलेक्टर बना है। ऐसा नहीं कि मेरा ही बेटा बना, नहीं, और भी लोग बने, मतलब नहीं, मजदूर का ही बेटा। सुनते होइएगा कि भाई मजदूर का बेटा, सब्जी बेचने वाला का बेटा, मतलब उसका भी बेटा सीनियर डिप्टी कलेक्टर बना है। जी जी। तो इसीलिए जो अगर अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाया तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उसको और डिमोरलाइज करना चाहिए। नहीं। तो ये समाज में बाइफर्केशन कराने के लिए, समाज को कमजोर करने के लिए, बढ़े चढ़े लोगों के खिलाफ और लोगों को खड़ा करने के लिए ये साजिश के तौर पर ये मामला हो रहा है, और यहीं से नहीं फरियाएगा, 7 जज से नहीं फरियाएगा। 7 जो 7 जो सदस्यीय जो खंडपीठ है, उसके अगर पक्ष में अगर दे दिया तो भी उसमें फैसला नहीं होगा। वैसे नहीं, वो तो मान लीजिए कंट्राडिक्टरी हो जाएगा 9 जज बेंच का। अच्छा, 9 जज बेंच का फैसला ऑलरेडी है कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू SC and ST। जी जी। तो उसको तो 11 से कराना पड़ेगा ना जी। तो 7 से बाद फिर 9 में जाएगा, और 9 के बाद फिर 11 में जाएगा। तो ये जबरदस्ती करना चाह रहा है, लेकिन संविधान अलाउ नहीं कर रहा है, आज इसके चलते ये सब मामला लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला 2006 में पंजाब सरकार SC ST कोटा में जो आरक्षण देने की बात थी, उस मामला में हाई कोर्ट ने फैसला दिया। उसके एवज में फिर सुप्रीम कोर्ट 7 बेंच के जज में अभी मामला चल रहा है, इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। वीडियो कैसा लगा और इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।